हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल AKY नीट सिस्टम में। तो आज हम इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके जैसे बोल सकते हैं कि इंग्लिश की जान है, वो पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है टेंस। टेंस इसको हम इंग्लिश की जान बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक हम टेंस नहीं जानेंगे इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। आप लोग देखते होंगे कि स्कूलों में कि जो बच्चे टेंस को अच्छी तरह से जानते हैं वो काफ़ी आसानी से उसका क्वेश्चन आंसर बना लेते हैं, याद कर लेते हैं, और जो उसके वर्ड होते हैं उसको आसानी से पकड़ लेते हैं। कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं टीचर, उसको आसानी से काफ़ी अच्छे से कैच कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, उनको टेंस पता होता है और टेंस को अच्छे तरीके से पढ़े होते हैं। और जो बच्चा टेंस को अच्छी तरीके से पढ़ा होता है वो इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज रखता है और इंग्लिश उसको बहुत अच्छी समझ में आती है। तो आज हम टेंस पढ़ाने वाले हैं। तो टेंस पढ़ाने से पहले हमारा आदत है कि हम उसके नाम में घुस जाते हैं। ये टेंस है क्या? ये जो टेंस है इसका मतलब क्या होता है? जो इसको बोलते हैं हिंदी में काल। टेंस का मतलब काल होता है। और टेंस जो होता है ये समय को बताता है। इसकी फर्स्ट वर्ड क्यों देखें तो टी से स्टार्ट है, मतलब समझाने के लिए टाइम। टाइम मतलब समय, यानी टेंस जो बताता है समय को बताता है। समय, कौन सा कार्य किस समय में हो रहा है, और प्लस वर्क को बताता है। टेंस का मतलब टाइम प्लस वर्क। कौन सा समय कौन सा कार्य किस समय में हो रहा है, यही इसका टेंस है। मतलब टेंस का मतलब ये होता है कि कौन से समय में कौन सा कार्य हो रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप इसका आप ट्रांसलेट करेंगे तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। आई। हूँ का क्या हो जाएगा? एम। रीडिंग। आई एम रीडिंग। ये इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें एक समय को बता रहा है, यानी मैं पढ़ रहा हूँ, यानी मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये मेरा कार्य हो गया। लेकिन जो इसमें समय बता रहा है रहा हूँ, ये समय हो गया। मैंने अभी मैं जारी रख रहा हूँ, मैंने मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वो कार्य जारी है। इसलिए इसमें इंग फॉर्म भी आ जाता है। ये सब भी शुरुआत करेंगे तब बताएंगे। टेंस का मतलब हो ये होता है कि कौन से समय में क्या कार्य हो रहा है, यही से बताता है। ठीक है। और ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं आप लोग जानते हो तो इमेजिन करिए अपने मन में, थोड़ा आप बताइए। टेंस जो हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। हमारा हो गया, ये हो गया पास्ट टेंस। एक हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। इसको बोलते हैं हिंदी में भूतकाल जो बीत चुका है। और इसको बोलते हैं भविष्य काल जो आने वाला है। अब इसका एक हम कॉमन पॉइंट बताते हैं आप लोगों को। ये जो प्रेजेंट टेंस है, जैसे 10 स्कूल के बच्चे हैं, मान लीजिए ये 10 स्कूल के बच्चे हैं। एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा एक बच्चा ये, 5 स्कूल के बच्चे हैं। 5 नंबर 1, 2, 3, 4, 5। जब 5 स्कूल के बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है पांचों स्कूल में अलग अलग प्रकार के ड्रेस चलते होंगे, अलग अलग प्रकार का ड्रेस चलता होगा। तो अगर जैसे मैं मान लीजिए कि ये मेरे स्कूल का बच्चा है, ये 3 नंबर वाला ये मेरे स्कूल का बच्चा है। अगर इन तीन पांचों स्कूल के बच्चों को आपस में मर्ज किया जाए, कर दिया जाए, तो कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा स्कूल का कौन सा बच्चा है? तो जाहिर सी बात है हमारे ड्रेस का कलर बताएगा, और भी चीज़ें होंगी जो बताएंगी। तो हम अपने ड्रेस का कलर अलग प्रकार से लेंगे। तो हमारे ड्रेस का कलर मान लीजिए ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये ब्राउन है। ठीक है। और ये ऑरेंज मान लेते हैं। तो जो मेरे रेड कलर का कपड़ा पहना होगा, रेड कलर का ड्रेस पहना होगा, और जाहिर सी बात है वो हम मेरे स्कूल का बच्चा है।
तो इसी प्रकार टेंस में भी होता है कि इसमें अलग अलग वर्ड होते हैं, अलग अलग मेन वर्ब होते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन सा टेंस का ये वर्ब है और इससे टेंस बनता है। ठीक है। जो टेंस होते हैं वो कितने, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जो ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है, इसमें आते हैं इज, एम, आर। इज एम आर आते हैं, डू आते हैं, डज आते हैं। इज एम आर डू डज। ठीक है। इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं डिड, और क्या आता है, डिड आता है, हैड आता है। ठीक है। और इसमें क्या आता है, विल, सेल, विल हैव या सेल हैव, विल हैव या सेल हैव। इसकी पहचान क्या है, इसमें इज आर, इज एम आर वर्ड का मेन वर्ब का यूज होता है, डू डच का यूज होता है, डिड का यूज होता है, इसमें हेड का होता है, और इसमें बिल सेल का उपयोग होता है। अब ये सब वर्ड कहाँ पर किस किस तरह से यूज होते हैं, बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर इज एम आर डू डज आ गया तो वो प्रेजेंट टेंस का है। अब प्रेजेंट टेंस का कौन सा है, इंडेफिनेट है, का अफर्मेटिव है, या निगेटिव है, या कंटिन्यूअस टेंस है, ये सब आपको आने वाले अभी बताएंगे। तो इतना आप लिख लीजिए। इसमें हिंदी में आप ये लिख लीजिए कि जो प्रेजेंट टेंस है, जो प्रेजेंट टेंस है हमारा, एक मिनट, जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसके लास्ट में ता है, टी है, ते हैं, आद वर्ड आते हैं, जबकि इसके लास्ट में था, थी, थे वर्ड आते हैं, जबकि इसमें गा गी गे वर्ड का उपयोग होता है, गा गी गे का उपयोग होता है इसके लास्ट में। अब इन सब टेंस को, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को पढ़ने से पहले इसके प्रकार पढ़ लेते हैं। तो हम शुरुआत किससे करेंगे, प्रेजेंट टेंस से करेंगे। तो इसके हम पार्ट लिख देते हैं। इसके पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। ठीक है। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। अब बोलेंगे भैया आप तो ये बता दें कि प्रेजेंट के ये टाइप होते हैं, सेम टाइप इसमें भी होंगे, बस जहाँ जहाँ मैंने प्रेजेंट लिखा है वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इस ऐसे फ्यूचर में हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर, फ्यूचर आगे लग जाएगा। जैसे यहाँ की जगह पर यहाँ पास्ट डाल देंगे, पास्ट हो जाएगा, यहाँ पर फ्यूचर डाल देंगे। सेम रूल आप बोलेंगे एग्जॉस्ट काफ़ी है, हाँ सेम एग्जॉस्ट काफ़ी है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, ये आज हम पढ़ेंगे। इसके भी पार्ट होते हैं इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे।
ऐसे सेम कॉपी है इसका, इन सब का ऐसा कॉपी है। बस यहाँ पर आप पास्ट लगा दीजिएगा और यहाँ पर आप फ्यूचर लगा दीजिएगा। बाकी ये इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, इतना आप सेम कॉपी कर दीजिएगा। और बाकी ये जो है ये यहाँ वाली चीज़ उतार देना है, ठीक है। हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है भाई, इसलिए मैं एक दो एग्जांपल करके आपको समझा दे रहा हूँ, आप बनाइएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब, पहले बताइए इंडेफिनिट छोड़िए, डेफिनेट का मतलब क्या होता है। आप बोलेंगे निश्चित होता है, डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है। तो इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, यानी वर्तमान अनिश्चित काल, इसका मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल। इसमें जो काल होगा वो अनिश्चित होगा, अनिश्चल काल, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो हम इसको अभी पढ़ेंगे। पहले हम इसका रूल नंबर डाल देते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब आप लोगों को मैं बताया था, अफर्मेटिव ये एक ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव वर्ड को बता रहा है। आप लोग इसका मतलब नहीं जानते हैं अफर्मेटिव मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को एक नाम सुनकर एक आइडिया आ जाता है, हिंदी या इंग्लिश में नाम सुनकर एक आइडिया आ जाता है कि ये एक पॉजिटिव वर्ड यानी एक अच्छी बात बता रहा है, और एक होता है निगेटिव वर्ड जो नकारात्मक जैसे वर्ड को बता रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है, अफर्मेटिव। आप लोगों को ये अफर्मेटिव सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई पॉजिटिव वर्ड है जो मतलब सही चीज को दिखा रहा है। तो इसका हिंदी जो हो जाएगा सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसका जो रूल होता है, इसमें लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ये सब वर्ड का यूज होता है। इसका जो रूल है, लास्ट में जो वर्ड आता है, वर्ड ता है, ती है, तय है, वर्ड का यूज होता है। और जो इसका इस टेंस को बनाने का जो फार्मूला होता है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है यानी मेन वर्ब जो होता है, ये होता है यस या ई एस। अब बोलेंगे सर यस या ई एस क्या है। इसका जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब यानी जो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसका मेन वर्ब जो होता है यस या ई एस लगता है। आप बोलेंगे सर यस या ई एस कहाँ पर लगेगा, कैसे लगेगा। यस या ई एस वहाँ पर लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है यस या ई एस। अब यस या ई एस कहाँ लगेगा, जब आपका जो कर्ता होगा, कर्ता वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर होगा। जब आपका कर्ता एक वचन होगा, एक वचन होगा, तो आप मेन वर्ब की फॉर्म में यस या ई एस लगा देंगे, ठीक है। अब बोलेंगे सर यस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है। ई एस वहाँ पर लग जाएगा जैसे जहाँ पर वो हाँ वाबेल का यूज होगा, लास्ट में वाबेल से वर्ड यूज होगा। जैसे आपको अभी बताते हैं, जैसे गो हो गया तो लास्ट में वो आ रहा है, तो वो क्या है, एक वाबेल है। हमारे वाबेल कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा
ये ई आई वो यू। इंग्लिश में ये हमारे 5 वावेल होते हैं, ठीक है। ये ई आई वो यू, इंग्लिश में हमारे ये 5 वावेल होते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ये ई आई वो का जिक्र होगा तो उसमें ई एस जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे गो हो गया तो उसमें अगर सिंगुलर सिंगुलर हमारा करता है तो हम लगा देंगे ई एस, ना कि यस लगाएंगे। कहीं कहीं पर एक्सेप्शन भी है तो उसको हम आएंगे जहाँ यूज होगा, जहाँ पर बताएंगे। तो यस या ई एस मेन वर्ड में कहाँ यूज होगा, जब हमारा कर्ता जो होगा, जो करने वाला, कार्य करने वाला है, वो एक वचन होगा, ठीक है। एक वचन कौन कौन से होंगे, जैसे कोई नेम हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये हमारे सिंगुलर हैं, ये सिंगुलर हैं। प्लूरल कौन कौन से हैं, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये हमारे प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। आई वी यू दे। सिंगुलर जैसे कोई नेम हो गया, किसी का नाम हो गया, किसी प्लेस का नेम हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये हमारे सिंगुलर हैं, जबकि ये हमारे प्लूरल हैं। इन सब के साथ यस या ई एस यूज होगा, जबकि इसके साथ कुछ नहीं यूज होगा। जैसे है वैसे ही बना देंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह घर जाता है, तो आप ये देखिए ये क्या लिखा है, वह घर जाता है। तो ये पर है क्या दिखा रहा है, ये प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है, ये प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है। ता क्या है, ये इंडेफिनिट टेंस को दिखा रहा है और इसमें कोई नकारात्मक वाक नहीं, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह घर जाता है, तो इसमें सबसे पहले लिख लेंगे इंग्लिश हमारी कैसे स्टार्ट होती है। इंग्लिश को हम पहले जो करता होता है उसकी इंग्लिश लिख लेते हैं, जैसे ही सी इट दे यू वे बी, इन सबको पहले हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम तुरंत पीछे से चले जाते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब लिख के फिर पीछे से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं। इसी तरीके से हमारी इंग्लिश चलती है। लगभग 70 to 80% हमारी इंग्लिश ऐसे ही चलती है। जो सेंटेंस बनते हैं, आपको अगर बनाना नहीं आता है तो आप एक तरीके से, आपको कुछ नहीं बनाना आता है तो आपको उसका मतलब पता है तो आप इस तरीके से बनाइए, आपके 70 से 80% चांस है कि आपका जो बना रहे हैं सेंटेंस वो सही हो। बस आप उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अधिकतर जो लोग होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब में ही गलती करते हैं। यहाँ पर है तो है तो इज एम आर लगा देंगे, ठीक है, जो कि रॉन्ग है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला मुझे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आपको मैंने क्या रूल बताया है, ता है, ती है, ते है, इन सब का जिक्र होगा। ता है इसमें यूज हुआ कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम अगर ट्रांसलेट करेंगे तो आप अभी देखिए, अब आप लोग ये इमेजिन करिए कि वह की इंग्लिश क्या होती है। वह की इंग्लिश जो होती है या तो ही होती है या सी होती है, ठीक है। इतना आप मैंने लिखा जो सही है कि नहीं, ही होती है या सी होती है। अब वह घर जाता है तो मैं इसमें ही लिखूं या सी लिखूं, आप लोग इमेजिन करिए कि मैं वह घर जाता है तो उसमें वह की इंग्लिश क्या होगी, मैं यहाँ पर ही लिखूं या सी लिखूं। आप लोग बोलेंगे कि ही लिखिए भैया, तो मैं बोलूँगा आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ ही लिखूँगा, क्योंकि वह घर जाता है यानी ये किसी मेल की बात कर रही है, तो इसलिए ही हो जाएगा। अगर फीमेल होती तो यहाँ जाती हो जाता, ठीक है। इसलिए आप लोग जो सोच रहे हैं कि वह घर जाता है तो इसमें मेल का जिक्र किया गया है तो सी नहीं होगा। ही जो लगता है वो मेल के लिए लगता है, जबकि फीमेल के लिए सी लगता है। तो ही लिखे हम। उसके बाद जाता है, हम जाता का क्या होता है, गो होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, गो। अब ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड, नेम, ही सी इट, ये सिंगुलर वर्ड है। तो इसके
जो मेन वर्ब है इसमें यस या ई एस लगाएंगे। तो मैंने बताया था कि यस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा। जब कोई वावेल किसी वर्ड के आखिरी में आता है, जैसे वो है, तो उसमें ई एस लग जाता है, ना कि यस। तो गो है तो यहाँ पर ई एस का यूज होगा, गोज हो जाएगा। अब एक चीज़, आप बहुत लोग लिखेंगे होम, कुछ लोग लिखेंगे हाउस। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब होम लिखेंगे तो टू का यूज नहीं करेंगे, जबकि टू का यूज करेंगे तब हाउस लिखेंगे। तो अगर हमें ही गोज होम लिख दें तो ये बिल्कुल राइट है। एक हिसाब से अगर हम टू का भी यूज लगा देते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आप बोल सकते हैं इसमें थोड़ी त्रुटि हो जाएगी। तो आप टू के साथ होम ना लगाइए, टू के साथ हाउस लग जाएगा। ही गोज टू हाउस। आप देखेंगे तो ये दोनों परफेक्ट हैं, लेकिन आप इसके होम के साथ टू लगा दे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और हाउस के साथ टू ना लगाएं तो ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण हम मान सकते हैं। इसलिए आप जानना ही चाहते हैं तो परफेक्ट जानिए। ये हमारा हो गया। तुम खाना बनाती हो। ठीक। अब तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू होगी। बनाती के क्या हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे मेक हो गया, जबकि मैं बोलूँगा ये रॉन्ग है। यहाँ पर मेक नहीं होगा। तुम खाना बनाती हो, खाना बनाती मतलब जैसे तुम घर बनाते हो तो वहाँ बनाने की इंग्लिश मेक नहीं होगा, बिल्ड होगा। जैसे कोई मकान बनाता है तो वो बिल्ड होगा, क्योंकि बिल्ड से ही बना है बिल्डिंग, और बनाने किसी बिल्डिंग बनाने के लिए वहाँ पर बिल्ड लगता है। तो यहाँ पर आप वह तुम खाना बनाती हो, तो तुम खाना बनाने का मतलब तुम खाना पकाती हो, तो पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक। तो बनाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कुक। अब यहाँ पर मैं यस या ई एस लगाऊं कि ना लगाऊं। जो लोग सोच रहे हैं कि लगाएं, तो आप लोग ये जानिए कि ये प्लुरल वर्ड की श्रेणी में आता है, यू। तो यू प्लुरल है, तो इसके साथ यस या ई एस नहीं लगेगा। तो यू कुक द फूड। ठीक है। सॉरी मैंने इसका फार्मूला नहीं लिखा, इतना आप उतार लीजिए, ये इसका एग्जाम्पल था अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसका मैं जो फार्मूला होता है उसको लिख देता हूँ। इसमें ही सी इट ये जो लगता है कर्ता, जो उसके बाद क्या लग जाता है, मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर के साथ यस या ई एस लगाते हैं। उसके क्या बाद लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट। फिर मेन वर्ब में क्या आ जाएगा, यस या ई एस, ये सब सिंगुलर के लिए लगाएंगे अफर्मेटिव में। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, जाता है। ये जाना, खाना पीना, नहाना धोना, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं, जबकि हमारे सब्जेक्ट की श्रेणी में ये आते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। और मेन वर्ब की श्रेणी में हमारा ई एस या ई एस हो गया। ठीक है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम सेकंड रूप देखेंगे, जिसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये इसमें नहीं का उपयोग होगा, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसमें लास्ट में जो होगा, नहीं खाता है, नहीं
इसमें लास्ट में जो आएगा उसमें नहीं का यूज हो जाएगा, जैसे कोई सेंटेंस बनाएगा उसमें नहीं का यूज हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ जाए, जो मैं समझाया हूँ उसी को आप समझ लीजिए बस। जैसे इसमें नकारात्मक, तो उसमें नकारात्मक वाक है तो इसमें नहीं का यूज होगा। तो जैसे मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ। इसका फार्मूला जो होगा, सब्जेक्ट प्लस इसमें एक चीज और यू इंक्लूड हो जाएगा, जो वहाँ मेन वर्ब में हम लिखते थे यस या यस सिंगुलर के लिए, यहाँ पर सिंगुलर है तो लग जाएगा डज, अगर प्लूरल है तो डू लग जाएगा। तो यहाँ पर डू या डज, फिर नॉट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो अदर चीज़ें होती हैं अदर, ठीक है, ये हम लिखेंगे रूल। सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर चीज़ें हम उसकी जो बात आएंगी उस सेंटेंस में वो हम लिखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये डू जो होगा यूज, ये प्लूरल के लिए होगा, जबकि ये हमारा डज जो होगा ये सिंगुलर के लिए होगा। जैसे मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको आप ट्रांसलेट करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। वह वह विद्यालय नहीं जाता है। आप इसमें देख सकते होंगे कि इसमें नहीं का यूज हो गया है, यानी ये निगेटिव वर्ड को दिखा रहा है। वह विद्यालय नहीं जाता है, जैसे वह विद्यालय जाता है तो ये अफर्मेटिव हो गया, लेकिन जब उसमें नहीं की बात आ गई तो मतलब वो विद्यालय नहीं जाता है, इसका मतलब ये निगेटिव है। तो आप इसको बनाइए, तुम बगीचे में टहलने नहीं जाते हो। तो वह की इंग्लिश क्या होगी? वह की जो इंग्लिश होगी वो क्या होगी, आप लोग बताइए। आप लोग खुद बनाइए अपने मन में, आप कॉपी रख सकते हैं, रफ लिख सकते हैं, वहाँ पर आप बनाइए, गलत ही बनाइए लेकिन बनाइए, आप सीखेंगे। वह की इंग्लिश जो हो जाएगी, मैं पहले ही बताया हूँ कि अगर आपको ही सी में डिफरेंस ना नजर आए कि वह की इंग्लिश ही भी होती है सी भी, तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट पे चले आइए करिए। ऑब्जेक्ट मतलब जाता है, अगर फीमेल की बात होती तो जाती है, यानी ई की मात्रा आ जाती, बड़ी की मात्रा जाती है, तो वहाँ पर फीमेल होता वह जाता है, तो मतलब ये जाहिर सी बात है मेल की बात की है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, वह की इंग्लिश ही हो जाएगी, ठीक है। अब मैं जब अफर्मेटिव बता रहा था आपको, तो वहाँ पर जो आया था सिंगुलर वर्ड के लिए यस या यस का यूज करना आपको मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर आप यस या यस के जगह पर डू डज आ जाएगा। मैं यहाँ फॉर्मूले में भी लिखा हूँ, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ड है तो सिंगुलर वर्ड के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, डज, डज हो गया। अब निगेटिव वर्ड का क्या हो जाएगा, नहीं के क्या होती है, नॉट, ही डज नॉट, जाता का क्या होगा। अब यहाँ पर मत लगा दीजिएगा कि यहाँ पर हम गोज लिख दें, यहाँ ई एस वाला फॉर्म जो है वो डू डज में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर अब यस या ई एस नहीं लगाना है। अगर आपको ये समझ में ना आए तो सिर्फ फार्मूले को देख कर बताइए, ये सब कुछ भूल जाइए, बस निगेटिव सेंटेंस याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और जो फार्मूले में लिखा है वो आप लिखिए। तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया ही, डू डज मैंने लगा दिया, डू लगेगा या डज लगेगा, दोनों में से एक ही लगेगा कि ना कि दोनों लग जाएगा। ये जो मैंने ऐसे निशान बनाया इसका मतलब होता है या, और या का मतलब जैसे आप जब बोर्ड का पेपर देते होंगे या कोई भी पेपर देंगे तो उसमें अथवा या करके आता है, यानी 2 या 3 में से कोई एक 2 ही करना रहता है, उसमें से कुछ छोड़ना रहता है, तो इसका मतलब होता है या। तो ये क्या है, ये सिंगुलर है इसलिए डज लग गया, अगर प्लूरल होता तो यहाँ पर डू लग जाता। ही डज फार्मूले के अनुसार चलेंगे, डज नॉट, ठीक। अब ऑब्जेक्ट क्या है, जाता है, तो जाता है कि इंग्लिश क्या होगा, गो, गो मतलब जाना, यानी जाता है क्या, कहाँ जाता है,
विद्यालय, विद्यालय जाहिर सी बात है चल के जाना पड़ेगा, तो उसके लिए लग जाएगा टू। गो टू, विद्यालय की इंग्लिश क्या हो जाएगी? स्कूल। स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाता है। ये इसकी, अब ऐसे ये भी हो जाएगा। तुम की क्या होगा? तुम जो है प्लूरल है तो यू, फिर इस पे चले जाएंगे, सब्जेक्ट मैंने लिखा, फिर डू डच पे चला जाएंगे तो तुम क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार ही मेन वर्ब की फॉर्म लगती है, क्या? डू डज। तो ये क्या है? प्लूरल है, यू प्लूरल है तो यहाँ पर डू लग जाएगा, यू डू। ठीक। अब डू के बाद क्या है? नॉट है तो नॉट। ठीक। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है जाना तो गो लग जाएगा। ठीक। गो के बाद अब मैंने क्या बताया था कि इंग्लिश ऐसे चलती है, ऐसे फिर ऐसे आ जाती, पीछे से चलने लगती है। यू डू नॉट गो। अब टहलने का इंग्लिश क्या होता है? गो टू वॉक, गो टू वॉक। टहलने की इंग्लिश जो होती है वॉक। मे की इंग्लिश क्या होती है? इन द गार्डन। गार्डन मतलब बगीचा। ठीक है। यू डू नॉट गो टू वॉक इन द गार्डन, तुम बगीचे में टहलने नहीं जाते हो। ये इसकी अंग्रेजी हो गई। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। बाकी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप फार्मूले के अनुसार चलिए। जैसे आप मैथ लगाते हैं तो बिना फार्मूले के हम क्वेश्चन को उतने आसानी से नहीं लगा सकते। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप तुरंत उस चीज़ को कर ले सकते हैं। तो आप फार्मूले को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद सेंटेंस बनाएं। ऐसे आप, मैं तो समय के अनुसार 2 ही सेंटेंस 4 ही सेंटेंस बनवा दे रहा हूँ। आप इस पे कम से कम 10 सेंटेंस 15 सेंटेंस बनाइए तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जबकि आप दूसरों को बताएंगे तो आप एक ही सेंटेंस में कम से कम 10 सेंटेंस बनाइए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम जो डालेंगे नंबर तीसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। अब बोलेंगे प्रश्नवाचक। इसमें अगर प्रश्नवाचक का चिन्ह कैसे रहता है, सिंबल इस तरह होता है ना। अगर इस तरह का सिंबल की यूज हो गया तो समझ लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको हम बताते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य में इस सिंबल का यूज हर जगह होता है। अगर ये सिंबल आप लगाना भूल जाएंगे तो कोई अच्छा टीचर रहेगा तो आप फुल सेंटेंस खूब अच्छे से बनाए हैं, कोई भी त्रुटि नहीं है। अगर आप ये सिंबल भूल गए तो हो सकता है आप 2 नंबर में क्वेश्चन हो तो आधा मार्क्स या पूरा मार्क्स काट ले। तो ये सिंबल का आप ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका जो रूल होगा, मैं डायरेक्ट इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, इन सब वर्ड का यूज होता है। और जैसे अगर शुरू में क्या आ गया, अगर शुरू में क्या आ गया तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है यानी मेन वर्ब होता है वही लग जाएगा। ठीक है। और एक, हाँ, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर शुरू क्या से होती है, क्या तुम खाना पकाती हो, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही उसकी क्या की मतलब हो जाएगा, क्या क्या मीनिंग हो जाएगा। जैसे हेल्पिंग, क्या तुम खाना पकाती हो, तो क्या की क्या हो जाएगी? तुम है तो डू हो जाएगी। डू यू कुकिंग द फूड, क्या तुम खाना पकाती हो। ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा। तो इसका फार्मूला जो होगा, इसके 2 फार्मूला बनते हैं, डू या डज लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर चीज लिखेंगे। ठीक है।
अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्या तुम रोते हो? क्या वह घूमता है? तो आप ये बनाइए। तो मैं क्या बता हूँ कि इसमें जो क्या की मतलब हो जाए, क्यों की मतलब हो जाएगा, वो डू ही हो जाएगा या डज ही हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब भी उसका प्रश्नवाचक का आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, तो क्या का मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार ये बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो इसमें डू हो जाएगा। डू कैपिटल लेटर में लिखिएगा पहला अक्षर डू यू। अब रोते का काम हो जाएगा बीपिंग या क्राइंग, तो यहाँ पर क्राइंग हम क्राई यूज करेंगे। क्राइंग तो कंटिन्यूस में आ जाएगा। डू यू क्राई, क्या तुम रोते हो, ये इसका मतलब हो गया। अब एक हो गया क्या वह घूमता है, तो यहाँ पर डू नहीं होगा डज होगा, क्योंकि वह जो है ये सिंगुलर है। तो ही घूमता है, घूमती नहीं है, तो इसलिए हम मैंने लगाया ही। वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सॉरी यार डज पहले लगेगा। डज ही वॉक, डज ही वॉक, क्या वह घूमता है, ये इसके। एक होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी का पार्ट है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका जो फार्मूला होगा, इसमें जो प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं यानी इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं। कब, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये जो वर्ड होते हैं ये बीच में आते हैं। तो इसकी जो शुरुआत होती है जब इसका सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में, तो इसकी जो शुरुआत है उसकी जो एक्चुअल मीनिंग होती है उससे शुरुआत होती है। जैसे क्योंकि मतलब हो गया व्हाई, तो व्हाई से शुरुआत होगी। क्या आ गया बीच में, तो व्हाट से। कब के आ गया, तो व्हेन से। किससे आ गया, तो whom से। ठीक है, तो शुरुआत इन सबसे चीज़ों से हो रही है। WEH फैमिली से शुरू होती है इसकी, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जो फार्मूला होगा, फार्मूला जो होगा इसका फार्मूला होगा WH फैमिली हो जाएगी, उसके बाद डू या डज हो जाएगा, उसके बाद सेम यही चीज़ उतार देंगे यहाँ से यहाँ तक। सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अदर चीज़ हो जाएगी, ठीक। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी मैं अपने शब्द का यूज नहीं करवा रहा हूँ कि तुम अपने भाई के साथ बगीचे में घूमने क्यों जाते हो। तो अपने के साथ जैसे ही के साथ हिज, सी के साथ हर, यू के साथ योर, वी के साथ आवर लग जाता है अपने के लिए। ये सब मैं बाद में करा, आई के साथ माई, इन सब का मैं यूज बाद में करवाऊँगा, ठीक है। अभी आपको मेरा समझाने का पर्पस है जस्ट कि अभी पूरी तरीके से मैं बनवा नहीं रहा। मेरा इतना पर्पस है कि अभी आप समझ जाएं, जिससे आपका बेसिक नॉलेज मजबूत हो जाए, जिससे आगे अभी आप बहुत सारे सेंटेंस में कम से कम 100-150 सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें आप ध्यान देंगे तो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो मेरा क्या था, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था और एक था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यही तो था। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप बोलेंगे कि भैया क्या फ़र्क है। जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिस, तो उसमें हमें आंसर जो हो, आंसर पर्सन कोई पूछता है तो हमें क्या देना रहता है, आंसर देना रहता है। कभी कभी हम आंसर पूरे सेंटेंस को बताकर बोलते हैं, ठीक है।
तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, आप इस तरह बताते हैं। और आपसे कोई पूछ लिया कि क्या तुम क्या तुम उत्तर प्रदेश में रहते हो, तो आपका आंसर हो सकता है यस या नो। यस मैं रहता हूँ, मतलब यस का मतलब मैं रहता हूँ, नो मैं नहीं रहता हूँ। यानी डबल इंट्रोगेटिव मतलब आपको डबल इंट्रोगेटिव मतलब इसका पूरा सेंटेंस बनाकर आपको आंसर देना होगा, जबकि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमारा आंसर जो होता है यस या नो में ही सिर्फ होता है। ठीक है, इसका जब आंसर देंगे तो यस या नो में ही देंगे, जबकि इसका पूरा सेंटेंस बनाकर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने पूछ लिया क्या तुम अपने एग्जाम में फेल हुए या पास, क्या तुम अपने एग्जाम में फेल हो गए हो, तो आपका आंसर होगा यस या नो। यस यानी मैं फेल हो चुका हूँ, नो यानी फेल नहीं हुआ हूँ। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पढ़ते हैं, जबकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही जस्ट पार्ट मान लीजिए, बस मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तुम क्यों टहलते हो, वह क्यों भोजन पकाती है। आप लोगों को जो मैंने रूल बताया था कि जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें ता है, ती है, ते हैं, इन सब का यूज होगा, तो आप जैसे शुरू से मैंने पढ़ा है, जब आप देखेंगे तो उसमें शुरू से आखिरी तक ता है, ती है, ते हैं, इन सब का यूज हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैंने बोला था ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे आप बोल किसी से क्वेश्चन करते तुम क्यों टहलते हो, तो उसका पूरा वो एक्सप्लेनेशन सेंटेंस में बना के एक्सप्लेनेशन देगा कि मैं क्यों टहलता हूँ। जबकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसका आंसर जो होता है यस या नो में ही पूरा हो जाता है। तो तुम का मतलब क्या होता है, हम फार्मूले के अनुसार चलेंगे, तो फार्मूला हमारा क्या था, एक था डब्ल्यू एच फैमिली थी, ठीक है, फिर हमारा क्या था डू या डज था, फिर सब्जेक्ट था, फिर ऑब्जेक्ट था, फिर हमारा अदर था। ठीक है, तुम का इंग्लिश क्या होता है यू, यू हमारा क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज होता है डू। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, पहले हमें क्यों की मत लिखना है, तो व्हाई मतलब व्हाई मतलब क्यों, डू मतलब जो हमारा डू क्यों यूज हुआ, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो व्हाई डू यू वॉक, व्हाई डू यू वॉक, तुम क्यों टहलते हो। मैंने भी ये गलती कर दी थी, देख लीजिए आप लोगों से भी ये गलती हो सकती है। जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हमारा ये लग हो सकता है, जब मैं इंट्रोगेटिव बताया हूँगा यहाँ अदर के बाद यहाँ पर ऐसे चिन्ह भी लगा लीजिएगा, जब मैं इंट्रोगेटिव बताया हूँगा तो हो सकता है मैंने पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया हुआ है फुल स्टॉप का, तो आप उसको थोड़ा माफ़ करिएगा, वहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज कर जरूर कर लीजिएगा। वरना अगर कोई अच्छा टीचर, तो सारे अच्छे होते हैं लेकिन कोई कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, वो हर एक बेसिक चीज़ पर ध्यान देता है, तो वो आपके मार्क्स काट सकते हैं। यहाँ पर आप भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चिन्ह लगा लीजिए, वाई डू यू वॉक, ये आपका बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसा लगा कर छोड़ देते हैं तो हो सकता है एग्जामिनर आपका नंबर काट ले, इसलिए आप पूरी तरीके से ऐसे करिए। अब वह भोजन पकाती है, इसमें ती की मात्रा आ गई, यानी किसी फीमेल की बात कर रही हैं, तो फीमेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम क्यों की मतलब लिखेंगे वाई, वाई ये हमारा सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे डज, वाई डज सी, ठीक है, वाई डज सी कुक द फूड। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो आप जानते हैं कि क्या करना है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कल आपको इसका कंटिन्यूअस पार्ट बताएंगे, फिर परफेक्ट टेंस बताएंगे, ऐसे आपको हम बताते रहेंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।